हैं समाजवादी पार्टी के लोकप्रिय नेता शोएब अहमद जी। तो आज हम उनसे बात करेंगे उनके जीवन से जुड़े कुछ अहम पलों के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत आभारी हूँ। आपके चैनल के माध्यम से आज मैं कहना चाहता हूँ कि मैं पहले हल्द्वानी से मैं पैदा हुआ हूँ, यहीं से पढ़ा हूँ और यहीं का रहने वाला हूँ। और काफ़ी समय से मैं हल्द्वानी से बाहर रहा, लेकिन 2017 में मैं हल्द्वानी में समाजवादी पार्टी से जुड़ा और समाजवादी पार्टी से जुड़ने के बाद आज उत्तराखंड की मैं राजनीति के 2 चुनाव लड़ चुका हूँ। 2017 विधानसभा लड़ा और 2018 में यहाँ पर मैं मेयर का चुनाव भी लड़ा हूँ। और जो प्यार और मोहब्बत यहाँ की जनता ने मुझे हल्द्वानी में दी है, उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उसी प्यार की वजह से आज मैं हल्द्वानी में हूँ, जनता के बीच में। समाज सेवा के बारे में आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज सेवा क्या होती है? मैं तो ये कहता हूँ कि जो अगर ऊपर वाले ने जो दिया है आपको, तो आप उसको आगे जो ज़रूरतमंद है उस ज़रूरतमंद तक वो चीज़ पहुँचा देते हैं। और उसके समय समय पर अगर उसको उन चीज़ों का योगदान मिल जाता है तो समाज सेवा नहीं कहूँगा इसको। मैं ये चाहता हूँ कि ये कहना चाहूँगा कि एक आम आदमी को जिस टाइम पर जिस चीज़ की ज़रूरत है उस टाइम पर उसकी ज़रूरत की चीज़ पहुँच जाए तो उसका भला हो जाता है। बस इसमें समाज सेवा मैं यही मानता हूँ कि समाज सेवा मेरे लिए सर्वधर्म एक है। कोई एक किसी धर्म के साथ में मैं कोई सेवा का भाव या कुछ ऐसा नहीं रखता हूँ। मेरी नज़रों में सब समाज को साथ में लेके चलने का मकसद है और वही मैं कार्य करता हूँ। अपने देश की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देश की जनता को मैं यही कहना चाहूँगा, जो आज की डेट में राजनीति का स्तर हमारे देश का गिर चुका है कि लोगों ने इसको धर्म में और समाज में जातियों में बांट के रख दिया है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक आप यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर जो एक हमारा हिंदुस्तान एक फूलों का गुलदस्ता हुआ करता था, जिस गुलदस्ते के अंदर हर तरीके के फूल होते थे, हर धर्म और जाति के लोग एक साथ रहा करते थे, हर त्योहारों को एक साथ हर धर्म का आदमी हर त्यौहार को मनाया करता था। आज हिंदुस्तान के अंदर वो इन राजनीतिक दलों ने ऐसे हालात पैदा करती हैं कि लोगों को जातियों में और धर्म में बांट के रख दिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा धर्म होता है इंसानियत का धर्म। आप लोग इंसानियत के धर्म में अगर काम करेंगे, धर्म और जातियों को हटा के रखिए, सब सर्व धर्म के साथ एक साथ रहिए। किसी भी धर्म का कोई भी त्यौहार हो, सब मिलजुल कर त्यौहार बनाइए। अपने पड़ोस का ख्याल रखिए, उसकी जाति और धर्म ना देखिए। और मैं ये कहता हूँ कि जो भी आदमी अभी जैसे बीच में कुछ केसेस अभी आपको भी चैनल में आपने भी देखे होंगे, आपने भी चलाए होंगे कि अगर एक किसी दलित के ऊपर अत्याचार होता है तो दलित ही सिर्फ उसकी आवाज़ उठाता है। किसी स्वर्ण के ऊपर अगर कोई अत्याचार होता है स्वर्ण उठाता है, सिख भाई के ऊपर होता है सिख भाई उठाते हैं, मुस्लिम समाज के ऊपर होता है मुस्लिम समाज एकत्रित होता है। मेरा कहना यह है कि सर्व समाज सारे धर्म किसी के ऊपर भी कोई अगर अत्याचार होता है तो सब एक साथ खड़े होकर उसके लिए आवाज़ उठाएं। नहीं तो ये राजनीतिक दल इन्होंने खोखला कर दिया हिंदुस्तान को बर्बाद करके रख दिया है। जब तक हम लोगों के अंदर वो जागरूकता नहीं आएगी, हम इंसानियत के धर्म को नहीं समझेंगे कि सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का, तो जब तक इस देश का भला नहीं हो सकता। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सब समाज सर्व धर्म एक साथ होकर रहें और एक दूसरे के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलें। सुनने में आया था आपने दिव्यांगों के लिए एक कैंप लगाया था, उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे आपसे। देखिए, दिव्यांग की अगर हम बात करें कि जब ये भी पहले इसके बारे में इतनी मालूमात नहीं थी। जब अब से 2 साल पहले मैंने पहले एक कैंप लगाया था दिव्यांगों को लेकर, तो उसमें बहुत सी चीज़ें सामने निकल के आई थी। उसमें भी अगर हम बात करें, उसमें भी एक बहुत बड़ी काउंसलिंग की चीज़ थी कि बच्चों के साथ में जब कोई भी जो डॉक्टर के साथ में मैं बैठा और करीब उसके अंदर OPD हुई थी, 450 लोगों की OPD हुई उस टाइम पर। और जो केसेस सामने निकल के आए थे वो ये आए थे कि परिवार की लापरवाही की वजह से, ये बीमारी नहीं है कोई, अगर बात करें पोलियो और ये सब चीज़ें होती हैं कि पोलियो ड्रॉप करा दी है तो पोलियो नहीं होगा। होता क्या है कि किसी को बुखार आया बच्चा पेरेंट्स क्या होते हैं, जाते हैं मोहल्ले के डॉक्टर दिखाया कि इसको बुखार आया, उसको दवाई दे दी, बुखार नहीं उतर रहा फिर उसको दवाई दे दी। किसी अच्छे डॉक्टर से उसको डिस्कस नहीं करते हैं, उसको डायग्नोज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उस बच्चे के अंदर बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। 80% केसेज ऐसे आए थे कि जो सिर्फ और सिर्फ सही टाइम पर सही इलाज ना मिलने की वजह से वो बीमारी हुई थी। तो उसमें भी मैंने यही बेसिकली ये जागरूक करने की बात है। तो उससे हम लोगों ने करीब 450 जो OPD हुई तो सबको ये जागरूक किया था कि किस तरीके से किस टाइम पर कौन सी दवाई कैसी दी जाए, किस तरीके के डॉक्टर दिखाया जाए। तो उस समय करीब 8 तो हमारी जो संस्था के साथ में के माध्यम से 8 ऑपरेशन हुए हैं उदयपुर में उस टाइम पर विकलांगों के। और जो लोग कुछ लोगों के पास साइकिल रिक्शा नहीं थे वो रिक्शा बांटे गए थे, किसी को बैसाखी की ज़रूरत थी बैसाखी बांटी गई, व्हील चेयर की ज़रूरत थी व्हील चेयर दी गई। तो अभी लॉकडाउन की वजह से मेरा अभी ये कार्य नहीं हो पाया। और जिस दिन ये थोड़े हालात सही होते हैं हमारे देश के हमारे प्रदेश के, तो अगला कैंप फिर लगाने जा रहा हूँ दिव्यांगों को लेकर। और साथ में मैं एक चीज़ और करने जा रहा हूँ कि जो मेरी अभी आगे प्लानिंग है
कि कुछ क्षेत्रों के अंदर जहाँ पर अभी, जैसे मैंने आपको बताया कि स्वास्थ्य की सेवाएं सही नहीं है, हमारे यहाँ गरीब औरतों को प्रॉब्लम आती है गायनी डॉक्टर्स की। गायनी डॉक्टर्स मैक्सिमम जो है वो प्राइवेट अस्पतालों में है, और वो लोग प्राइवेट अस्पताल में अपना पैसा नहीं दे पाते हैं, उनसे इलाज नहीं करा पाते हैं, सरकारी अस्पतालों में उनको सही से ट्रीट नहीं किया जाता है। तो उन क्षेत्रों के अंदर मैं सोच रहा हूँ कि गायनी डॉक्टर्स का कैंप लगाया जाए, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट उन औरतों की का चेकअप हो और सही इलाज देने के उनको दिशा दिखाई जाए कि आपको किस तरह से अपना इलाज कराना है। तो मैं दिव्यांग हो गए, और दूसरा ये महिला, जो गर्भवती महिला होती हैं जिनको ये आगे प्रॉब्लम आती है और सही से इलाज नहीं हो पाता, जो आगे आने के बाद बच्चों के साथ में परेशानी झेलनी पड़ती है, बच्चे कमज़ोर पैदा हो रहे हैं या सही टाइम पर वो कोई खाने पीने के लिए किसी ने सही से कोई एडवाइस नहीं किया खाना है। तो इस तरह का मैं सोचता हूँ कि आगे कुछ कैंप्स लगाऊंगा जो लोगों को अवेयरनेस के लिए अवेयरनेस कैंप होंगे कि लोगों को समझाया जाए कि किस तरीके से अपने बच्चों का ख्याल रखें और अपनी बीवी का ख्याल रखें जिस टाइम वो गर्भवती होती है। तो उस पर मैं आपकी मैडम से कहना चाहता हूँ कि इस फील्ड में आगे काम करना है। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, नशा सबसे बड़ी जो हमारी आज की डेट में जो नौजवान पीढ़ी बिगड़ रही है, वो सिर्फ एक नशे का ऐसा कारोबार है। तो हमारी सरकार उसमें क्या कर रही है और हमारा प्रशासन उसमें क्या कर रहा है? अगर प्रशासन चाहे और सरकारें चाहें तो एक दिन में नशा बंद हो सकता है। नशा सबसे बड़ी बीमारी है, और नशा मैं समझता हूँ कि बगैर जब तक इनको कहीं ना कहीं ढील ऊपर प्रशासन से मिली होती है, उन बड़े आकाओं से मिली होती है, उन सफ़ेद पोश नेताओं से मिली होती है, जब इस कारोबार का बढ़ावा हो रहा है। और इस कारोबार को रोकने के लिए हमें खुद, अगर हमारे पड़ोस में कोई अगर नशा कर रहा है या नशा बेच रहा है, पड़ोसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि उसे उठाए और ले आके पुलिस के हवाले करें। इस तरह कदम अगर हम उठाएंगे, नशे से मुक्ति अगर हम बचाएंगे अपने बच्चों को, तो जब ये हमारे देश का भला होगा। अगर जनता ने आपको समाजवादी पार्टी को मौका दिया तो आप किस तरह से कार्य करेंगे? देखिए, सबसे पहले ज़रूरत अगर होती है तो वह है शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर अगर हम बात करें तो आज उत्तराखंड के अंदर शिक्षा स्वास्थ्य का हुआ हाल हो चुका है, जिसमें दोनों पार्टियों ने, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने इसकी तरफ देखा ही नहीं है। आज अगर हम बात करें, हल्द्वानी में एक हमारा बेस अस्पताल जो सरकारी अस्पताल है, वहाँ पर अगर आप जाओगे तो एक वो रेफर सेंटर बन के रह गया, उसको वहाँ से सीधा सुशीला तिवारी भेजा जाता है। अभी इतनी बड़ी हमारे आपदा ही कहूँगा इसको, जो अभी कोरोना काल हमारा कोविड-19 के टाइम की अगर बात करें, अगर आज हमारा स्वास्थ्य सेवा अगर उत्तराखंड की सही होती तो इस तरीके से वह बदहाली नहीं होती इस प्रदेश के अंदर जो अभी आपको देखने को मिला है। अगर हम बात करें, ये उस गरीब की बात कर रहा हूँ कि गरीब आदमी अपना सरकारी अस्पतालों में ही जा सकता है, या गरीब आदमी एक सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा सकता है। तो सरकारी स्कूलों का भी वो हाल हो गया है कि गरीब आदमी अपने बच्चों को स्कूल में भेजना पसंद नहीं करता, क्योंकि वहाँ पढ़ाई नहीं है। एक तरह हम बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत। तो स्वच्छ भारत भी आपको दिखाई दे रहा है। हिंदुस्तान का क्या स्वच्छ भारत है? सिर्फ कागज़ों में अरबों रुपया खर्च कर दिया स्वच्छ भारत के अभियान के ऊपर। और शिक्षा के ऊपर बेटी बचाओ का नारा की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। क्या आपने शिक्षा को लेकर क्या इस सरकारों ने क्या काम करके करा अभी तक? वो करके दिखाएं पहले। अभी इन्होंने कुछ नहीं किया है। मुझे अगर कभी ऐसा मौका मिला, सबसे पहले स्वास्थ्य और शिक्षा, घर घर से उन बच्चों को निकालूंगा जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, और परिवार अगर सक्षम नहीं है उन बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसके लिए कोई ऐसी स्कीम लाया जाए कि उन बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए। सरकार से कौन से इस तरह वजीफे लाए जाए कि वो बच्चे पढ़ाई करें। जब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं, घरों से बच्चे निकालने की बात कर रहा हूँ मैं, उनको काउंसलिंग करूँगा उन बच्चों के परिवारों से कि बच्चों को घर से निकालो और बच्चों को पढ़ाओ। पहले हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बात करें, ITI हुआ करती थी, आज ITI ख़त्म हो चुकी है। अब आप देखो, बच्चों के पास कोई भी ऐसा हुनर नहीं रहा कि जिससे, अगर पहले कारपेंटर का बच्चा कारपेंटर बना करता था, मैकेनिक का बच्चा मैकेनिक बना करता था, और एक मोटर वाइंडिंग का एक अपना कारोबार हुआ करता था, रिवाइंडिंग का कारोबार हुआ करता था, लोग सीखते थे। और जब से चाइना, अगर हम बात करते हैं चाइना पड़ोसी देश की, तो उसको उठाने वाले कौन है? हमें हिंदुस्तानी, हमारी सरकारें। हमने अपने यहाँ से हुनर का सारा कारोबार बंद कर दिया है कि घर में पंखा ख़राब होता है तो नया पंखा, चाइनीज़ पंखा लाके अपने घर पे लगा लेता है। तो उन बच्चों को जो घरों में कुछ उनके पास रोज़गार नहीं है, ITI जैसी चीज़ें खुले, उनको उस तरीके के हुनर सिखाए जाए जिससे कि वो अपना परिवार चला सकें। बेरोज़गारी की अगर आज बात करें, आप हर घर के अंदर बेरोज़गार बैठे पड़े हैं। इन सरकारों ने रोज़गार को लेकर कुछ नहीं किया। मुझे कभी ऐसा मौका मिला तो मैं सबसे पहले उन बहनों को घर से निकालूंगा जो काम करना चाहती हैं, उनको कोई ऐसा काम दिलवाऊंगा कि वो अपने घर में बैठ के काम कर सकें, उनके घर में बैठ के उनको रोज़गार मिल सके। और अगर जिस घर के अंदर बच्चे हैं जो पढ़ नहीं रहे, उनको अगर कारोबार कराना, उनको किसी तरीके से किसी हुनर में मैं कोई उनको
कोचिंग दिलवाऊंगा, उनको कारोबार से लगवाने की बात करूंगा। शिक्षा और स्वास्थ्य मेरा पहला मुद्दा होगा। शिक्षा होगी तो बच्चों को कारोबार मिलेगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा तो उन गरीबों को इस तरीके से जूझना नहीं पड़ेगा, सरकारी प्राइवेट अस्पताल में जाना नहीं पड़ेगा। प्राइवेट अस्पताल में देने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। अगर आज आप बात करें, कोई आदमी अपने घर में कोई अगर बीमार है, प्राइवेट अस्पताल में जब लेके जाता है तो उस टाइम तो वो चाहता है कि किसी तरीके से मेरे आदमी को या मेरे परिवार के किसी आदमी को बचा लिया जाए। उस टाइम वो पैसा नहीं देखता। जब बिल बनता है उस प्राइवेट अस्पताल का तो वो अपने मकान बेचता है, अपना ज़मीनें बेच के उस आदमी को वहाँ से निकालने की कोशिश करता है। तो सरकार इस तरीके से इन जगहों पर देखती क्यों नहीं, इस मुद्दे पर काम क्यों नहीं करती है? सिर्फ वोट देना जानती है गरीबों का। और जब ये गरीब जनता जागरूक हो जाएगी, उसको अपने वोट का अधिकार मालूम हो जाएगा कि मेरे एक वोट से कि कौन सी सरकार बदल सकती है, उस आदमी की क्या अहमियत है उसे एक वोट की। तो मैं उन्हीं लोगों से कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करो, सही आदमी का चुनाव करो जो आपके लिए खड़ा हो सके और आपके लिए बात कर सके। उन नेताओं के पीछे मत भागो जिन्होंने सिर्फ आज तक आपको गुमराह करके रखा है और आपके लिए कोई ऐसा कार्य नहीं किया। अपनी समाजवादी पार्टी को आप उत्तराखंड में किस ऊंचाई तक लेके जाएंगे? देखिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया, आज उत्तराखंड बने हुए 20 साल हो चुके हैं और इन 20 सालों में यहाँ पर समाजवादी पार्टी का भी मैं खुद कहना चाहूँगा कि वो ऐसा कोई वजूद नहीं रहा है आज तक। और अभी तक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश को लूटा है। और जो वादे जब प्रदेश बनने के बाद यहाँ पर कांग्रेस ने या भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, वो अपने वादों से मुकर चुकी है। और इस प्रदेश को का जो हाल आज हमारे हिंदुस्तान में उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो दोनों राजनीतिक दलों ने सिर्फ और सिर्फ आपस में लूट और खसोटी का काम किया है। मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी एक वो विचार की पार्टी है, लोहिया जी की पार्टी है, मुलायम सिंह यादव जी के सोच विचार की पार्टी है। और जो सोच लोहिया जी का जिस तरह कहना था कि सब समाज के साथ चलना, वही बात मैं लेके चलता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर समाजवादी पार्टी को एक बार ऐसा कोई मौका मिला, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर जो विकास माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है और करके दिखाया है, जो आज तक किसी सरकार ने उत्तर प्रदेश में नहीं किया था, मैं समझता हूँ अगर ऐसे विचारों से अगर उत्तराखंड के अंदर अगर यहाँ की जनता समाजवादी पार्टी को एक बार मौका देती है तो उसी तरीके का विकास जो उत्तराखंड के अंदर होना चाहिए था। आज हम अगर बात करें पलायन की, पूरा उत्तराखंड से हमारे लोग यहाँ जाकर दूसरे देशों में काम कर रहे हैं या दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे हैं, इतना रोज़गार है उत्तराखंड के अंदर। आप देखिए, यहाँ से बागबानी खत्म हो गई, यहाँ पर आपने पहाड़ों को वो सब फलों के पेड़ काट कर पूरा कंक्रीट जंगल कर दिया है सिर्फ अपनी कमाई को लेकर। और जिस तरह हमारे पंडित नरेंद्र तिवारी, स्वर्गीय पंडित नरेंद्र तिवारी जी ने जिस तरीके से एक संकल्प लिया था, या हम उनको कहते थे कि धरतीपुत्र कहते थे या उनको हमारा जो विकास पुत्र कहते थे, वो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने इस प्रदेश के लिए बहुत कुछ सोचा था। उन्होंने यहाँ पर सिडको लेकर आए थे, यहाँ के लिए HMT फैक्ट्री लेकर आए, विकास की बात की उन लोगों ने। लेकिन इन्हीं कांग्रेसियों ने अपने ही नेता को उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। अगर उनको एक बार मौका मिलता उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनने का, मैं समझता हूँ ये स्टेट बहुत आगे जाता। लेकिन इन दोनों पार्टियों ने ऐसा कुछ नहीं किया है। अगर आप तुलना करें हमारे पड़ोसी स्टेट हिमाचल प्रदेश की, वहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ की बागबानी अगर आप देखें कि आपको वहाँ का एप्पल जूस केरला, कर्नाटका, हर स्टेट में मिलेगा। वो चीज़ हमारे उत्तराखंड में क्यों नहीं हो सकती थी? हमारी स्टेट सरकारों ने सोचा ही नहीं इनके बारे में। अभी ये जिस तरीके से या अगर आप बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी बिल पास किया है किसानों को लेकर, ये कहाँ एक बंद कमरे में बैठकर क्या किस सोच के साथ में ये लोग कार्य करते हैं? ये देश को डुबोने का काम कर रहे हैं। और अगर आज इन्होंने सिर्फ ये जो चार, अगर हम बात करें अंबानी, अडानी, इस तरह लोगों का ये सिर्फ भला कर रहे हैं, ये देश की जनता माफ़ नहीं करेगी इन लोगों को। और अभी इन्होंने एक वो श्रमिक की अगर बात करें, जिन्होंने इसमें संशोधन करके ये करा है कि कोई भी कर्मचारी को, कोई भी फैक्ट्री वाला, कोई भी कंपनी वाला निकाल सकता है और उसके पास कानून के लिए कोर्ट में जाने के लिए कोई अधिकार नहीं दिया है। इस तरह के ये जो बिल पास कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को इस बार यहाँ का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जनता उसको जवाब देगी। वही हाल कांग्रेस का है। कांग्रेस ने इतने साल हमारे देश के अंदर राज किया, आज वो हालात ऐसे पैदा कर दिए जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी आज हमारे देश में राज करी। इसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। जितनी जिम्मेदार अगर भारतीय जनता पार्टी है, उतनी जिम्मेदार यहाँ की कांग्रेस पार्टी है। जब तक रीजनल पार्टी और जब तक ऐसी सोच के लोगों को राजनीति में नहीं आएंगे, जनता मौका नहीं देगी, वो जनता से मैं ये और अपील करना चाहता हूँ, आप पार्टी मत देखो, आप जिसको वोट दे रहे हो उसको देखो कि उसका बैकग्राउंड क्या है, वो आगे की उसकी सोच क्या है, वो आपके लिए क्या कर सकता है। आप क्या करते हैं, देखा लहर है भारतीय जनता पार्टी की, आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया, बन गई प्रदेश में सरकार। 3.5 साल से हम भुगत रहे हैं प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया उत्तराखंड के अंदर। हमारे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी घोषणाएं करते हैं। जिस दिन त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पहली बार मुख्यमंत्री बनकर हमारे यहाँ नैनीताल में आए थे, उन्होंने कहा था, ऐलान किया था
कि हल्द्वानी को मैं यहाँ का रिंग रोड बना के इसको मैं जोड़ूंगा। आज 3.5 साल हो गए हैं, बड़ी शर्म की बात है। अभी कुछ दिन पहले फिर आए थे हमारे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने फिर उस पर ये कहा कि वो इसलिए नहीं बन पाया कि पहले हमने 500 करोड़ का बजट इसके लिए संचित किया था, अब हमें इसमें 1600 करोड़ रुपये चाहिए, हम केंद्र सरकार से मांग रहे हैं। तो आप कागजों में ये भारतीय जनता पार्टी भारतीय जुमला पार्टी है, कोई कार्य नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ धर्मों जातियों में लड़ने का काम करती है। एक बार आप समाजवादी पार्टी को मौका दे के देखिए, और जो अगर मैं वादा करता हूँ, अगर आपने ये मौका दिया और आपके लोगों पर मैं अगर नहीं उतरा आपके वादों पर, तो मैं खुद राजनीति छोड़कर चले जाऊँगा। मेरा राजनीति से ऐसा कोई लगाव नहीं है, मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ और मैंने राजनीति से कोई ऐसा अपना कारोबार नहीं किया। आजकल के नेताओं को अगर आप देखोगे तो लोग जब राजनीति करते हैं कारोबार समझ के करते हैं, राजनीति से पहले उनका स्तर क्या था और राजनीति के बाद उनका स्तर क्या हो चुका है। तो विकास यहाँ के नेताओं को होता है, ना कि यहाँ की जनता का होता है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।